नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 to 12 पढ़ा रहा हूँ। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का जो सब्जेक्ट है वो आपका इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था। तो भारतीय राज्य व्यवस्था में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 17, संसद पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट से जो भी आज इसमें जो भी आपका वन लाइनर होगा उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्लियामेंट को। काफी थोड़ा बड़ा चैप्टर है तो थोड़ा वीडियो बड़ा बनेगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अगर दो पार्ट में बने तो उसको दो पार्ट में बनाएंगे। ये कोशिश करेंगे कि एक पार्ट में ही इसको कंप्लीट करने का, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक मनी बिल को परिभाषित किया गया? तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक मनी बिल को परिभाषित किया गया? तो अनुच्छेद 10 के तहत। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र रेजिग्नेशन लेटर किसे सौंपता है? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र रेजिग्नेशन लेटर जो है वो लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया है? तो वर्ष 1971 के आधार पर किया गया है। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर लोकसभा सदस्यों में से ही चयनित किया जाता है। तो भारत में लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर लोकसभा सदस्यों में से ही चयनित किया जाता है। राज्यसभा की राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है? तो राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत अनुच्छेद 249 आता है, ठीक है। तो राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आपका आर्टिकल 249 आता है। संविधान की चौथी अनुसूची किस प्रकार के प्रावधान है? तो संविधान की चौथी अनुसूची जो है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है, ठीक है। तो संविधान की चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। और भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज को कौन सा एक प्रावधान निर्धारित करता है? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज को कौन सा एक प्रावधान निर्धारित करता है? तो आपका अनुच्छेद 105 आर्टिकल 105 करता है। लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति कोरम सदन की कुल सदस्य संख्या के 1/10 संख्या से होती है। तो लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति कोरम सदन की कुल सदस्य संख्या के 1/10 संख्या से होती है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या कितनी है? तो राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या 250 है। संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? तो संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? राज्यसभा का। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो आर्टिकल 253 अनुच्छेद 253 करता है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदनों लोकसभा एवं राज्यसभा सम्मिलित होते हैं। तो भारतीय संसद में राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा सम्मिलित होते हैं। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है और यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो वर्ष 2026 तक। तो लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है और यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो आपका जो है वर्ष 2026 तक यथावत रहेगा। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की संविधान संशोधन द्वारा की गई है। तो लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 31वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले किसके द्वारा भंग डिजॉल्व किया जा सकता है? तो लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले जो है प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा जो है डिजॉल्व किया जा सकता है। किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित रिजर्व है? तो किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित है? तो मध्य प्रदेश में 6 है, ठीक है। लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक
बार में 1 वर्ष के लिए तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान 1 बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन सदस्य कौन मनोनीत करता है? तो लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्य को भारत का राष्ट्रपति मनोनीत करता है। लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? तो लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या 545 है। लोकसभा एवं राज्यसभा के सर्वाधिक प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव भारत के किस राज्य से आते हैं? तो लोकसभा एवं राज्यसभा के सर्वाधिक प्रतिनिधि जो है आपके रिप्रेजेंटेटिव उत्तर प्रदेश से आते हैं, लगभग 80 है। उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक सीटें किस राज्य की हैं? तो उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक सीटें महाराष्ट्र की हैं, लगभग 48 है। ठीक है, महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है क्योंकि इसे विघटित समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो राज्यसभा एक अस्थायी सदन है क्योंकि इसे विघटित समाप्त नहीं किया जा सकता। हर 2 साल पर जो आपके है 1/3 जो सदस्य हैं इसके रिटायर्ड हो जाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र लद्दाख है। भारत की संचित निधि पर भारित व्यय। तो भारत की संचित निधि पर भारित व्यय तो राष्ट्रपति के वेतन, भत्ते एवं उनसे संबंधित अन्य व्यय। तो आपका भारत की संचित निधि से भारित व्यय किसको किसको क्या क्या मिलता है? तो राष्ट्रपति के वेतन, भत्ते एवं उनसे संबंधित अन्य व्यय जो है दिया जाता है भारत की संचित निधि से। राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन तथा भत्ते। तो राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन तथा भत्ते दिए जाते हैं। ऐसे ऋण या भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है। तो ऐसे ऋण या भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है। ठीक है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते व पेंशन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन। ठीक है। तो भारत की संचित निधि से उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन और उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की पेंशन दी जाती है। भारत की संचित निधि से भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का वेतन, भत्ते और पेंशन दिया जाता है। और ऐसे अन्य व्यय जो संविधान अथवा संसद द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा इस संबंध में भारित घोषित किया जाए। तो भारत की संचित निधि से आपका जो है ऐसे अन्य व्यय जो संविधान अथवा संसद द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा इस संबंध में भारित घोषित किया जाए। परिसीमन डेलिमिटेशन। तो परिसीमन डेलिमिटेशन के बाद उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो परिसीमन डेलिमिटेशन के बाद उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र उन्नाव उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उन्नाव उत्तर प्रदेश है। लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो लोकसभा का पहला आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से लेके 21 फरवरी 1952 के मध्य हुआ था। यदि लोकसभा के सभी सदस्य बहुमत से संकल्प पारित कर दे तो लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व उसके पद से हटाया जा सकता है। तो यदि लोकसभा के सभी सदस्य बहुमत से संकल्प पारित कर दे तो लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व उसके पद से हटाया जा सकता है। एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र सेशन बुलाए जाते हैं? तो एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम 2 सेशन बुलाए जाते हैं। लोकसभा में बिहार को आवंटित सीटें किन 2 राज्यों के आवंटित सीटों के योग के बराबर है? तो लोकसभा में बिहार को 40 सीट आवंटित है। तो इसको जो है 40 सीट छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को मिलाकर 40 सीट हो जाएगा। तो आपका जो है छत्तीसगढ़ राज्य और मध्य प्रदेश राज्य जो है मध्य प्रदेश राज्यों के आवंटित सीटों के योग के बराबर है। बिहार का जो आवंटित सीट है 40, तो मध्य प्रदेश में 29 है और छत्तीसगढ़ में 11 है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा उसका कर्तव्य नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों के शपथ दिलाना है। तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा उसका कर्तव्य नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाना है। लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपने निर्णायक मत कास्टिंग वोट का प्रयोग कब करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपने निर्णायक मत कास्टिंग वोट का प्रयोग जो है किसी विधेयक
या प्रस्ताव के पक्ष एवं विपक्ष में बराबर मत होने की स्थिति में करता है। तो लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपने निर्णायक मत कास्टिंग वोट का प्रयोग कब करता है? तो किसी विधेयक या प्रस्ताव के पक्ष में एवं विपक्ष में बराबर मत होने की स्थिति में करता है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। लोक लेखा समिति, तो लोक लेखा समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है। तो लोक लेखा समिति है जो है नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है तथा उस पर अंतिम रिपोर्ट तैयार करके संसद के पटल पर रखवाती है। ठीक है, तो लोक लेखा समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है तथा उस पर अंतिम रिपोर्ट तैयार करके संसद के पटल पर रखवाती है। प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितना होता है? तो प्राक्कलन समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो राज्यसभा के सदस्य राज्यों के विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। विशेषाधिकार समिति में दोनों सदनों में से कुल कितने सदस्य होते हैं? तो विशेषाधिकार समिति में दोनों सदनों से कुल 25 सदस्य होते हैं। लोकसभा से 15 तथा राज्यसभा से 10 सदस्य होते हैं। तो विशेषाधिकार समिति में दोनों सदनों से कुल 25 जो है सदस्य होते हैं। लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 10 होते हैं। संसद में सरकारी विधेयक गवर्नमेंट बिल मंत्री द्वारा, जबकि गैर सरकारी विधेयक नॉन गवर्नमेंट बिल मंत्री के अतिरिक्त किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। तो संसद में सरकारी विधेयक गवर्नमेंट बिल मंत्री के द्वारा, जबकि गैर सरकारी विधेयक नॉन गवर्नमेंट बिल मंत्री के अतिरिक्त किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रत्येक विधेयक धन विधेयक नहीं होता, परंतु प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। तो प्रत्येक वित्त विधेयक जो है आपका फाइनेंशियल बिल जो है मनी बिल नहीं होता, परंतु प्रत्येक मनी बिल फाइनेंशियल बिल होता है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति नॉमिनेट किए जा सकते हैं? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्ति जो है नॉमिनेट किए जा सकते हैं। राज्यसभा के लिए नामांकित नॉमिनी होने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी? तो राज्यसभा के लिए नामांकित नॉमिनी होने वाली प्रथम अभिनेत्री नरगिस दत्त, राज्यसभा सदस्य वर्ष 1980 से 86 के बीच में। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष वीरा कुमार 4 जून 2009 से लेकर 4 जून 2014 तक थी। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के बिना या अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तो राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक जो है आपका राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के बिना या अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। वे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था? तो वे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था? तो जीवी मावलंकर के द्वारा। ठीक है, लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है? तो लोकसभा का सचिवालय लोकसभा के अध्यक्ष के नियंत्रण में होता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है सर्वोच्च है। भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड पर कौन सा व्यय भारित नहीं होता? तो भारत की संचित निधि पर भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते भारित नहीं होते। ठीक है, तो भारत की संचित निधि से भारत के प्रधानमंत्री का वेतन और भत्ता नहीं मिलता है। ठीक है, धन विधेयक संसद के किस सदन में पूरा स्थापित इंट्रोड्यूस किया जाता है? तो धन विधेयक संसद के किस सदन में पूरा स्थापित इंट्रोड्यूस किया जाता है? तो केवल लोकसभा में। ठीक है, केवल लोकसभा में किया जाता है। धन विधेयक राज्य विधानमंडल के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो धन विधेयक राज्य विधानमंडल के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो केवल विधानसभा में। तो केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो धन विधेयक राज्य विधानमंडल के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो केवल विधानसभा में। बजट की रूपरेखा किस विभाग के द्वारा तैयार की जाती है? बजट की रूपरेखा आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा जो है तैयार की जाती है। तो बजट की रूपरेखा आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा जो है तैयार की जाती है। करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियां से संघीय सरकार को प्राप्त होने वाला राजस्व किस निधि में जमा होता है? तो टैक्स और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियां से संघीय सरकार को प्राप्त होने वाला राजस्व किस निधि में जमा होता है? तो भारत की संचित निधि में जमा होता है। आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे प्रतिवर्ष संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है? तो आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे प्रतिवर्ष संसद में
आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से पूर्व प्रस्तुत किया जाता है। तो आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से पूर्व जो है प्रस्तुत किया जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। तो भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। लेखानुदान, वोट ऑन अकाउंट संघ सरकार को किस प्रकार की अनुमति प्रदान करता है? तो लेखानुदान, वोट ऑन अकाउंट संघ सरकार को किस प्रकार की अनुमति प्रदान करता है? तो निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने की। तो निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने की। आगे हम यहाँ पढ़ रहे हैं प्राक्कलन समिति। तो प्राक्कलन समिति क्या है? प्राक्कलन समिति एस्टिमेट्स कमेटी संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? तो प्राक्कलन समिति संसद के लोकसभा के सदस्यों द्वारा जो है गठित की जाती है। कोई भी कानूनी विधेयक, लीगल बिल संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो कोई भी कानूनी विधेयक, लीगल बिल संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक साधारण विधेयक, ऑर्डिनरी बिल तथा वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल दोनों के संबंध में हो सकती है। तो भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक साधारण विधेयक, ऑर्डिनरी बिल तथा वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल के दोनों के संबंध में हो सकती है। संसद के दो सत्रों के मध्य अधिकाधिक अंतराल कितना होना चाहिए? तो संसद के दो सत्रों के मध्य अधिकाधिक अंतराल 6 महीने का होना चाहिए। आकस्मिक निधि, कंटीजेंसी फंड को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं? तो आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति बिना संसदीय स्वीकृति के व्यय कर सकते हैं। तो आकस्मिक निधि जो है राष्ट्रपति बिना संसदीय स्वीकृति के जो है व्यय कर सकते हैं। लोकसभा में विधेयक पर आम बहस किस वाचन में होती है? तो लोकसभा में विधेयक पर आम बहस द्वितीय वाचन में होती है। कटौती प्रस्ताव, कट मोशन और कटौती प्रस्ताव, कट मोशन को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो समापन प्रस्ताव, क्लोजर मोशन के नाम से जाना जाता है। तो कटौती प्रस्ताव, कट मोशन को समापन प्रस्ताव, क्लोजर मोशन के नाम से जाना जाता है। यदि कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत कर दिया जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितनी अवधि तक रोक सकती है? तो यदि कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत कर दिया जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक 14 दिन तक जो है आपका स्वीकृत कर सकती है। यदि वार्षिक संघीय बजट, यूनियन बजट लोकसभा द्वारा पारित न हो तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद सहित त्यागपत्र दे देता है। तो यदि वार्षिक संघीय बजट, यूनियन बजट लोकसभा द्वारा पारित न हो तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद सहित त्यागपत्र दे देता है। लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। संसद की किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेशन नहीं होता? तो संसद की किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेशन नहीं होता? तो प्राक्कलन समिति में नहीं होता, एस्टीमेट कमेटी में नहीं होता है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। तो अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति से। तो बिना किसी राज्य की सहमति से, ठीक है। संसद की लोक लेखा समिति, तो संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य शासन की वित्तीय लेखा एवं विनियम तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का परीक्षण करना है। तो संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य शासन की वित्तीय लेखा एवं विनिमय तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का परीक्षण करना है। भारतीय संसद किसके माध्यम से प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन पर नियंत्रण करती है? तो भारतीय संसद किसके माध्यम से प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन पर नियंत्रण करती है? तो संसदीय समितियों के माध्यम से। तो संसदीय समितियों के माध्यम से करती है। वर्तमान में राज्य में 245 सदस्य हैं, जिनमें से 229 सदस्य राज्यों से
एवं 4 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से चुनकर आते हैं तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जिनमें से 229 सदस्य राज्यों से एवं 4 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से चुनकर आते हैं तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। सरकार द्वारा लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कौन सा प्रस्ताव रखा जाता है? तो सरकार द्वारा लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए विश्वास प्रस्ताव, कॉन्फिडेंस मोशन जो है रखा जाता है, प्रस्ताव में रखा जाता है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक किस विधेयक पर हुई थी? तो भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक दहेज उन्मूलन विधेयक डाउरी एबोलिशन बिल पर वर्ष 1961 में हुआ था। तो भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक दहेज उन्मूलन विधेयक डाउरी एबोलिशन बिल पर वर्ष 1961 में हुआ था। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? तो लोक लेखा समिति लोकसभा अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। संसद में लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो संसद में लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। संसद विधानसभा के किसी भी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह सदन को सूचित किए बिना लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है। तो संसद विधानसभा के किसी भी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह सदन को सूचित किए बिना लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है। संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून कब बना सकती है? तो संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है, ठीक है, तब आप कानून बना सकती है। तो संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तब कानून बना सकती है। किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रिविलेज मोशन कब लाया जाता है? तो किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रिविलेज मोशन कब लाया जाता है? तो जब वह मंत्री किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों को गलत वर्णन देता है। तो जब वह मंत्री किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों को गलत वर्णन देता है। संसद द्वारा वर्ष 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की आयु कितनी है? तो संसद द्वारा वर्ष 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की आयु 18 वर्ष है। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक 1 घंटा हो सकती है। संसद में स्थगन प्रस्ताव एडजॉर्नमेंट मोशन लाने का उद्देश्य सार्वजनिक महत्व के अति आवश्यक मुद्दों पर बहस करना है। तो संसद में स्थगन प्रस्ताव एडजॉर्नमेंट मोशन लाने का उद्देश्य सार्वजनिक महत्व के अति आवश्यक मुद्दों पर बहस करना है। भारतीय संसद की संप्रभुता किसके द्वारा प्रतिबंधित है? तो भारतीय संसद की संप्रभुता न्यायिक समीक्षा से जो है आपका प्रतिबंधित है। संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल 0 आवर किस देश की देन है? तो संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल भारत की देन है। सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? तो सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा प्रश्नकाल क्वेश्चन आवर कहलाता है। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और तथा 7 राज्यसभा से लिए जाते हैं। तो लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से तथा 7 राज्यसभा से लिए जाते हैं। आपका यहाँ पर एक बॉक्स जो है रह गया था, इसको पढ़ते हैं। तो संसद से संबंधित अनुच्छेद, तो संसद से संबंधित अनुच्छेद आपका जो भी है इसको पढ़ते हैं। तो आपका आर्टिकल 79 अनुच्छेद 79 जो है, इसमें आपका संसद के गठन के बारे में बताया गया। आर्टिकल 79 में संसद के गठन के बारे में। आर्टिकल 80 में आपका राज्यसभा की संरचना, तो राज्यसभा का कैसा स्ट्रक्चर होगा वो आपका आर्टिकल 80 में बताया गया है। आर्टिकल 81 में जो है लोकसभा की संरचना, तो लोकसभा की स्ट्रक्चर कैसा होगा वो बताया गया आर्टिकल 81 में। आर्टिकल 82 में क्या है? प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन। तो जब भी आपका जनगणना सेंसस होगा तो उसके बाद आपका पुनः फिर से द्वारा जो है सीटों का जो है आवंटन या लोकसभा राज्यसभा में होगा। तो प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन, ठीक है, आपका आर्टिकल 82 में है। 83 में आर्टिकल अनुच्छेद 83 में संसद के सदनों की अवधि, तो संसद के सदनों की अवधि क्या है, ठीक है, तो संसद के सदनों की अवधि आर्टिकल 83 में दिया गया है। तो संसद के सदनों की अवधि आर्टिकल 83 में दिया गया है, कितना क्या अवधि होगा, ठीक है। आर्टिकल 84 में संसद की सदस्यता के लिए अहर्ता, तो संसद की सदस्यता के लिए अहर्ताएं क्या है वो आपका आर्टिकल 84 में है। आर्टिकल 85 में संसद का सत्र, सत्रावसान एवं विघटन, तो संसद का सत्र कैसे चलेगा,
कब उसका क्लोजर होगा, कब खत्म होगा और कब विघटन होगा। ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल 85 में है। आर्टिकल 86 में क्या है, तो राष्ट्रपति का सदनों को संबोधित तथा संदेश देने का अधिकार। तो आर्टिकल 86 है, राष्ट्रपति का सदनों को संबोधित तथा संदेश देने का अधिकार इसमें बताया गया है। आर्टिकल 87 है, राष्ट्रपति का विशेष संबोधन अभिभाषण। तो राष्ट्रपति का विशेष संबोधन अभिभाषण आर्टिकल 87 में है। आर्टिकल 88 में सदनों के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार। तो आपका जो है आर्टिकल 88 है, सदनों के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार है। आर्टिकल 89 है, राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति। तो राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति आर्टिकल 89 में बताया गया है। आर्टिकल 90 में है, राज्यसभा के उपसभापति के पद की रिक्ति, त्यागपत्र तथा पद से हटाया जाना। तो आर्टिकल 90 में है, राज्यसभा के उपसभापति के पद की रिक्ति, त्यागपत्र तथा पद से हटाया जाना। आर्टिकल 91 है, सभापति के कर्तव्यों के निर्वहन अथवा सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति अथवा अन्य व्यक्ति की शक्ति। तो सभापति के कर्तव्यों, तो सभापति के कर्तव्यों के निर्वहन अथवा सभापति के रूप में कार्य करने की सभापति अथवा उपसभापति को उपसभापति अथवा अन्य व्यक्ति को शक्ति दिया गया है। ठीक है। आर्टिकल 92 है, जब राज्यसभा के सभापति अथवा उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना। तो जब राज्यसभा के सभापति अथवा उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना। आर्टिकल 93 है, लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष होगा। लोकसभा में जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे, ये आर्टिकल 93 में बताया गया है। आर्टिकल 94 है, लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पद की रिक्ति, त्यागपत्र तथा पद से हटाया जाना, यह आपका आर्टिकल 94 में है। आर्टिकल 95 में है, लोकसभा उपाध्यक्ष अथवा किसी अन्य व्यक्ति का लोकसभा अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन की शक्ति। तो आर्टिकल 95 में है, लोकसभा उपाध्यक्ष अथवा किसी अन्य व्यक्ति का लोकसभा अध्यक्ष के कर्तव्यों के निर्वहन की शक्ति दी गई है। आर्टिकल 96 है, जब लोकसभा अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना। तो जब लोकसभा अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो तब उसका पीठासीन न होना, आपका आर्टिकल 96 में दिया गया है। आर्टिकल 97 है, सभापति व उपसभापति तथा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते। तो सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते आर्टिकल 97 में। आर्टिकल 98 है, संसद का सचिवालय। तो संसद का सचिवालय होगा आर्टिकल 98 के तहत। आर्टिकल 99 है, सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। तो सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान आर्टिकल 99। आर्टिकल 100 है, दोनों सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति तथा गणपूर्ति। तो दोनों सदनों के मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति तथा गणपूर्ति। 101 आपका स्थानों का रिक्त होना। तो 101 आर्टिकल है, स्थानों का रिक्त होना। आर्टिकल 102 है, संसद की सदस्यता के लिए निहरताएं। तो संसद की सदस्यता के लिए क्या क्या निहरताएं हैं, आपका आर्टिकल 102 में है। आर्टिकल 103 है, सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय। आर्टिकल 103 है, सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय। आर्टिकल 104 है, अनुच्छेद 99 के अंतर्गत शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले आहत न होते हुए अथवा निहत किए जाने पर भी सदन में बैठने तथा मतदान करने पर दंड है। तो आर्टिकल 104 क्या है, तो अनुच्छेद आर्टिकल 99 के अंतर्गत शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले आहत न होते हुए अथवा निहित किए जाने पर भी सदन में बैठने तथा मतदान करने पर दंड है। ठीक है। तो अगर आप शपथ नहीं लेते उसके और अगर आप बैठ जाते हैं सदन में तो उस पर दंड देने का अधिकार जो 104 नंबर आर्टिकल में बताया गया है। भारतीय चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया संसद तथा विधानमंडल दोनों के चुनाव के लिए उत्तरदायी है। तो भारतीय चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया संसद तथा विधानमंडल दोनों के चुनाव के लिए उत्तरदायी है। तो हमने पढ़ा आपका आर्टिकल। अब आपका एक और बॉक्स नीचे बच गया था, उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद चैप्टर को समाप्त करेंगे। देखिए आपका यहाँ पर एक जो है बॉक्स पढ़ना है, साधारण विधेयक एवं दंड विधेयक। तो आपका ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल दोनों में क्या क्या जो है अंतर है या तुलना दोनों में क्या क्या कर सकते हैं, पढ़ते हैं। तो पहला इसमें है ऑर्डिनरी बिल, साधारण विधेयक। इसे लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी प्रस्तावित किया जा सकता है। तो साधारण विधेयक को लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी प्रस्तावित किया जा सकता है। धन विधेयक को
केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। ठीक है, तो धन विधेयक को केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। साधारण विधेयक इसे मंत्री अथवा गैर सरकारी सदस्य दोनों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। तो साधारण विधेयक मंत्री अथवा गैर सरकारी सदस्य दोनों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। मनी बिल इसे केवल सरकार के किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। तो मनी बिल जो धन बिल है, धन विधेयक, इसे केवल सरकार के किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। साधारण बिल इसे सदन में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक नहीं है। तो साधारण विधेयक इसे सदन में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक नहीं है। मनी बिल जो है, धन विधेयक, इसे सदन में राष्ट्रपति की संस्तुति से ही पूरा स्थापित किया जा सकता है। साधारण विधेयक क्या है? इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत किया जा सकता है। तो इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत किया जा सकता है साधारण विधेयक को। धन विधेयक इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। तो इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। साधारण विधेयक इसे राज्यसभा अधिकतम 6 माह के लिए रोक सकती है। धन विधेयक इसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों के लिए रोक सकती है। साधारण विधेयक इसे राज्यसभा में भेजने के लिए लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो साधारण विधेयक को राज्यसभा में भेजने के लिए लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता नहीं होती है। धन विधेयक को लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता होती है। साधारण विधेयक दोनों सदनों में असहमति की स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है और इसे दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जा सकता है। ठीक है, भेजा जाता है। और धन विधेयक, इसमें दोनों सदनों के बीच असहमति का कोई अवसर नहीं होता है, इसलिए संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है और इसे केवल लोकसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जा सकता है। 8वां आपका है साधारण विधेयक लोकसभा में अस्वीकृत होने पर साधारण विधेयक लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है यदि इसे मंत्री ने प्रस्तुत किया हो। धन विधेयक लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। 9वां है साधारण विधेयक राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है। तो साधारण विधेयक राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है अथवा पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है। और आपका जो है धन विधेयक जो है, इसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है परंतु पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता है। ठीक है, आखिरी यहाँ पर है धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। तो धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। तो इस प्रकार हमारा जो आज का जो चैप्टर है वहाँ पर कंप्लीट होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम पढ़ेंगे कुछ दूसरा चैप्टर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।